हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित त्यागी और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री। तो सबसे पहले जो चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बेटा केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, हाउ कैन यू डिफाइन इट। तो बेटा आप याद रखेंगे केमिकल काइनेटिक्स जो है वो आपको बताती है कि आप कैसे किसी केमिकल रिएक्शन का रेट स्टडी कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स आपको हेल्प करती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने में। ठीक है। अब बेटा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से मेरा मतलब ये है कि किस प्रकार रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि कितने समय में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, या किसी रिएक्शन को होने में कितना समय लग रहा है, ये बहुत जल्दी हो रही है या बहुत धीरे हो रही है। ठीक है ना। ये सब स्टडी करना कि कोई रिएक्शन कितने समय में हो रही है उसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इसके अलावा बेटा हम केमिकल काइनेटिक्स में एक और चीज को स्टडी करते हैं कि इस रेट को, कि रिएक्शन कितने समय में खत्म हो रही है, इस चीज को कितने फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, यानी कि रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। बेटा ये भी स्टडी करना केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आता है। और इसके अलावा एक और चीज आती है बेटा, ठीक है, इसका नाम है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब है कि बेटा कि कोई रिएक्टेंट ए है, क्या वो सीधा बी में कन्वर्ट हो गया, या वो रिएक्टेंट ए पहले किसी इंटरमीडिएट सी में कन्वर्ट हुआ और वो सी जो है बाद में बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो बेटा हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यानी कि अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचे हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं मैकेनिज्म। तो बेटा याद रखेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना, फैक्टर्स जो कि रेट को अफेक्ट करते हैं उनको स्टडी करना, और मैकेनिज्म यानी कि अपनी मंजिल तक कैसे पहुंची है वो रिएक्शन, इसको स्टडी करना कहलाता है केमिकल काइनेटिक्स। बेटा अब हम डिफाइन करेंगे कि रेट क्या होता है। तो बेटा रेट जो है वो आपका होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है। इसको समझने के लिए बेटा मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, अगर आपके पास कोई सब्सटेंस पहले 100 ग्राम है और 20 सेकंड बाद वो सब्सटेंस आपके पास 60 ग्राम बचा, तो बेटा कितनी कंसंट्रेशन में चेंज आया। जो चीज पहले 100 ग्राम थी अब वो 60 ग्राम बची है, तो बेटा उसकी कंसंट्रेशन 40 ग्राम चेंज हो गई है। कितने समय में? 20 सेकंड में। तो बेटा यही है आपका रेट, जो दो आएगा ये होगा आपका रेट। तो आप समझ चुके हैं आपकी रेट क्या होता है किसी भी रिएक्शन का। अब बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा बेटा, अगर आपकी रिएक्शन एक्वस फॉर्म के अंदर हो रही है, यानी कि पानी की प्रेजेंस में हो रही है, तो बेटा वाटर की प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन अकर हो रही है तो बेटा उसका जो रेट होगा वो होगा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, जो कि अभी हमने पढ़ा है। लेकिन बेटा अगर कोई रिएक्शन जो है वो गैसियस फेज के अंदर हो रही है तो बेटा उसका जो रेट का फॉर्मूला होगा वो होगा चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम। तो बेटा एक्वस रिएक्शंस के लिए रेट का फॉर्मूला चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और गैसियस फेज के लिए चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम। तो बेटा अगर कोई रेट की सबसे सटीक परिभाषा हो सकती है तो वो होगी रेट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको मैं एक एग्जांपल के द्वारा इस रेट को समझाता हूं। तो बेटा मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए जो कि प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है। इसको समझने से पहले हम एक रियल लाइफ के एग्जांपल की बात करते हैं जिससे आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा रेट। तो बेटा आपको ना बर्गर बनाना है, उसके लिए आप पहले मार्केट से ब्रेड खरीद के लाए, आप बहुत सारी आलू टिक्की बनाई आपने, और आपने बहुत सारे सैलेड लाए। बेटा अब सोचो, अभी आपके पास, आप बर्गर बनाना शुरू करने वाले हो, बस शुरू करने वाले हो, तो क्या उस टाइम तक आपके पास बर्गर होगा? नहीं होगा। उस टाइम तक आपके पास सिर्फ रिसोर्सेज होंगे, यानी कि ब्रेड, आपके पास टिक्की होगी और आपके पास सैलेड होगा। तो बेटा ये ब्रेड टिक्की और सैलेड ये क्या है? ये हमारा रिएक्टेंट है, और जो आखिर में बनेगा बर्गर वो हमारा प्रोडक्ट है। तो बेटा सोचिए, जब आपने शुरू किया होगा बर्गर बनाना,
क्या उस टाइम तक आपके पास कोई भी बर्गर होगा? आपके पास एक भी बर्गर नहीं होगा। तो बेटा जब रिएक्शन शुरू हुई होगी, जब टाइम 0 सेकंड होगा, रिएक्शन शुरू हुई होगी, तो बेटा उस टाइम तक रिएक्टेंट आपके पास मैक्सिमम होगा, जिसको हम मान रहे हैं ए नोड। लेकिन उस टाइम तक आपके पास प्रोडक्ट 0 होगा बेटा। क्या होगा? 0। ठीक है ना? क्योंकि उस टाइम तक बर्गर या वो प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। लेकिन बेटा कुछ समय बाद, टी सेकंड के बाद, अब आपका रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट टूट करके अब प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा। तो बेटा टी टाइम के बाद जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बचेगी वो होगी एटी। और बेटा हमेशा याद रखना कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोड हमेशा ज्यादा होती है एटी से, क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की कम होगी, क्योंकि अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका होगा, टूट करके अब वो प्रोडक्ट बना रहा होगा। तो बेटा ए नोड हमेशा बड़ा होता है, एटी हमेशा छोटा होता है। और बेटा टी टाइम के बाद हमारे बर्गर बन चुके होंगे, तो बेटा अब टी टाइम के बाद जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो जीरो नहीं होगी, अब वो होगी बी टी। तो बेटा अब देखिए, अगर मुझे निकालना है रेट ऑफ ए, यानी कि रेट ऑफ रिएक्टेंट निकालना है, अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्टेंट निकालना है, तो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला होगा रेट ऑफ ए निकालने का, कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। तो बेटा कंसंट्रेशन फाइनल है 80 और इनिशियल है ए नोड। तो बेटा फाइनल कंसंट्रेशन यानी कि 80 माइनस ए नोड और अपॉन में टी माइनस जीरो यानी कि डी टी। अब बेटा एक चीज सोचो, आपको पता है कि ए नोड बड़ा है और ए टी छोटा है, तो बेटा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा, यानी कि जो हमारा रेट आएगा रिएक्टेंट का वो माइनस का आएगा। पर बेटा आप यही गोल्डन रूल याद रखिएगा, कभी भी रेट माइनस का नहीं हो सकता। इसीलिए रिएक्टेंट का रेट निकालते टाइम हम एक माइनस पहले से कंसिडर रखते हैं रिएक्टेंट के रेट के फॉर्मूले में। तो बेटा हमें पता है कि एटी छोटा होगा और ए नोट बड़ा होगा, तो इसका आंसर हमेशा माइनस में आना है। तो ये माइनस इस माइनस को कैंसिल आउट कर देगा, इसीलिए आपका रेट प्लस में आएगा। तो बेटा याद रखेंगे कि रिएक्टेंट के केस के अंदर रेट के फॉर्मूले के अंदर एक माइनस पहले से प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कि रिएक्टेंट का रेट जो है वो माइनस का आएगा, लेकिन रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब बेटा हम बात करते हैं रेट ऑफ बी यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्ट की। तो बेटा शुरुआत में हमारे पास एक भी बर्गर नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद हमारे पास बर्गर होंगे, तो बेटा फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा बड़ी होगी और इनिशियल वाली हमेशा छोटी होगी। इसीलिए प्रोडक्ट का रेट निकालते समय हमें माइनस साइन लिखने की फॉर्मूले में जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन ज्यादा है प्रोडक्ट की और इनिशियल तो जीरो है। तो बेटा इसके फॉर्मूले में माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट का रेट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। चलिए बेटा, अब मैं आपको रेट का एक न्यूमेरिकल कराना चाहूंगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिएक्टेंट जो है वो इनिशियली 20 ग्राम दिया गया है और फाइनल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो 5 ग्राम है, और बेटा इस रिएक्शन को होने में 10 सेकंड लगे हैं। तो बेटा आपको ए का रेट निकालना है, फाइंड करना है रेट ऑफ ए। तो बेटा देखिए, मैंने सिखाया कि जो रिएक्टेंट का रेट होता है, रेट ऑफ ए यानी कि जो रिएक्टेंट का रेट होता है वो होता है माइनस का साइन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। तो बड़ा कितना टाइम लगा है? 10 सेकेंड। कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई है? 5 से 20, तो माइनस का साइन, फाइनल कंसंट्रेशन 5, इनिशियल वाज 20। तो बेटा आंसर आएगा माइनस माइनस 15 अपॉन 10, माइनस से माइनस कट हो जाएगा बेटा, 15 अपॉन 10 यानी कि आपका रेट आएगा 1.5। बेटा अब हम बात करेंगे रेट की यूनिट्स की। तो बेटा रेट की यूनिट्स के बारे में आप याद रखिएगा कि रेट की दो यूनिट्स होती हैं। बेटा अगर हम बात करें एक्वस रिएक्शन की, तो एक्वस के अंदर मैंने आपको बताया था कि रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और गैसियस के अंदर रेट होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम। तो बेटा अब याद आप रखेंगे कि जो कंसंट्रेशन होती है, अगर आपने 11th क्लास पढ़ी है, तो वो मोलैरिटी की ही इक्वल होती है। और बेटा मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए लीटर। तो बेटा जो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आ गया वो आ गया है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो होगी मोल, वॉल्यूम होगा लीटर के अंदर,
तो बेटा कंसंट्रेशन की यूनिट बन चुकी है मोल पर लीटर। लेकिन बेटा हमारा जो रीट का फॉर्मूला है एक्वस के अंदर वो है चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि मोल पर लीटर अपॉन में टाइम। तो बेटा जो रेट की यूनिट बन चुकी है वो होगी मोल पर लीटर पर टाइम। लेकिन बेटा मैंने बताया था कि गैसेस के अंदर जो रेट होता है वो होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम। अब प्रेशर की तो बहुत सारी यूनिट्स हैं, बार है, पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। लेकिन बेटा केमिस्ट्री में जो यूनिट्स यूज होती है वो है एटमॉस्फेरिक। तो बेटा चेंज इन प्रेशर को नापेंगे एटमॉस्फेरिक में और टाइम को नापेंगे सेकंड में। तो यूनिट हो जाएगी एटमॉस्फेरिक पर सेकंड या एटमॉस्फेरिक पर टाइम। बेटा अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहूंगा जो कि इनडायरेक्टली आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। ये है बेटा कि रिलेशन बताना है हमें प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में। बेटा इसके लिए आपका 11th क्लास का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा जो आपको याद होगा, आइडियल गैस इक्वेशन। 5th चैप्टर में थी बेटा केमिस्ट्री के और फिजिक्स में भी थी। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी बराबर एन आर टी। तो बेटा अगर हम इस v को अपॉन में ले जाएं तो p बराबर हो जाएगा एन आर टी अपॉन v। बेटा अभी बताया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो बेटा ये रिलेशन है प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में। और बेटा ये है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये है आपका टेम्परेचर, और P से आपका प्रेशर और C से आपकी कंसंट्रेशन। बेटा इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो है आपको न्यूमेरिकल्स में वो 1/12 लेनी है या आप उसको 0.08 ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी यूनिट लेनी है, ठीक है। तो बेटा देखिए, अब ये देखिए हमने यही तो किया है कि P बराबर CRT बनाया और R की वैल्यू 1/12 या 0.082 लेनी है। बेटा अब मैं बात करना चाहूंगा रेट ऑफ रिएक्शन के एक न्यूमेरिकल की, ठीक है ना। इसमें भी आपका ए से बी बन रहा है, इसमें भी आपका ए से बी बन रहा है, ठीक है। तो बेटा देखिए ए से बी बन रहा है, ठीक है ना। अब हम साइड में इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेटा, जब ए रिएक्टेंट बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी प्रोडक्ट दे रहा है, तो बेटा जब रिएक्शन शुरू हुई होगी टी इक्वल टू 0 सेकंड होगा, मैंने आपको सिखाया कि तब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है ए नोड। उस टाइम तक प्रोडक्ट का अता पता ही नहीं होता, तो 0। बेटा कुछ टी सेकंड के बाद अब रिएक्टेंट घटेगा, यानी कि रिएक्टेंट टूटेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बेटा जो टी सेकंड के बाद कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की एटी, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा छोटी होती है ए नोड से, वो होगी बेटा कि ए नोड में से एक्स मॉलिक्यूल्स या एक्स मोल्स जो है वो डिसोसिएट हो चुके होंगे। और जितने मोल्स डिसोसिएट होंगे बेटा रिएक्टेंट में से, क्या उतना ही प्रोडक्ट नहीं बनेगा? तो बेटा प्रोडक्ट के एक्स मोल्स ही बनेंगे टी टाइम के बाद, ठीक है ना। क्योंकि जितना रिएक्टेंट घटेगा उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर मैं निकालना चाहूं रिएक्टेंट का रेट, यानी कि रेट ऑफ ए निकालना चाहूं, बेटा जो रेट ऑफ ए होगा वो होगा मेरा माइनस डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। तो बेटा माइनस फाइनल कंसंट्रेशन है ए नोड माइनस एक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नोड। तो बेटा जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा, जो आपको दिखेगा अभी, वो आएगा मेरा ए नोड से ए नोड गया माइनस डी माइनस एक्स अपॉन डी टी, माइनस से माइनस कट गया। तो बेटा जो मेरा रेट ऑफ ए आया है वो आया है डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। तो बेटा मेरा जो रेट ऑफ ए आया है वो आया है डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि जो मेरा माइनस डी ए अपॉन डी टी आया है वो आया है डी एक्स अपॉन डी टी। बेटा सिमिलरली अगर मैं देखूं कि मैं रेट ऑफ बी निकालना चाहूँ, तो बेटा देखो रेट ऑफ बी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, डी बी अपॉन डी टी। प्रोडक्ट कभी माइनस का नहीं आ सकता उसका रेट, इसलिए माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। तो बेटा फाइनल कंसेंट्रेशन एक्स है, इनिशियली 0 था प्रोडक्ट, तो डी एक्स माइनस 0 अपॉन डी टी। तो बेटा ये आएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो बेटा रेट ऑफ प्रोडक्ट आया है डी एक्स अपॉन डी टी
और रेट ऑफ रिएक्टेंट आया है dx अपॉन dt। अब बेटा ये dx अपॉन dt क्या है? तो बेटा याद रखना, जो आपका माइनस da अपॉन dt है, ये है आपका रेट ऑफ रिएक्टेंट। जो db अपॉन dt है, ये है आपका रेट ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन जो ये dx अपॉन dt आया है, बेटा ये dx अपॉन dt है आपका पूरी रिएक्शन का रेट। ये dx अपॉन dt पूरी रिएक्शन का रेट है। तो बेटा ये dx अपॉन dt पूरी रिएक्शन का रेट है। बेटा dx अपॉन dt के बराबर dv अपॉन dt भी आया है, और dx अपॉन dt के बराबर माइनस da अपॉन dt भी आया है। तो बेटा हम तीनों को इक्वल रख सकते हैं। तो dx अपॉन dt यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है बराबर है रेट ऑफ रिएक्टेंट के और रेट ऑफ प्रोडक्ट के। बेटा अगर पिछले टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो वो इस न्यूमेरिकल के अंदर मैं पूरी तरह दूर कर दूंगा, आपकी चिंता ना कीजिए। देखिए बेटा 2a से 3b बन रहा है, 2a से 3b बन रहा है। तो बेटा मुझे अगर इसका रेट ऑफ रिएक्टेंट निकालना है, रेट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है और पूरी रिएक्शन का रेट निकालना है, तो बेटा ये देखिए 2a से 3b बन रहा है। तो बेटा जब रिएक्शन शुरू हुई होगी, t इक्वल टू 0 होगा, तब मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट का रेट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी a नोट, प्रोडक्ट का नामो निशान नहीं होगा तो 0। टी सेकंड के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो बेटा ए नोड में से कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे, और जितने डिसोसिएट होंगे उतना ही प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन बेटा अगर आपने इक्विलिब्रियम किया है तो जितने मोल्स डिसोसिएट होते हैं, बेटा अगर उसके आगे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा होता है, यानी कि बैलेंसिंग वाला नंबर लगा होता है, तो बेटा वो भी हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, वो ए नोट माइनस एक्स नहीं होगी, वो होगी ए नोट माइनस 2x। और बेटा रिएक्टेंट के डिसोसिएट तो एक्स ही मोल्स हुए होंगे, ठीक है ना, और प्रोडक्ट एक्स ही बना होगा, लेकिन इसके आगे 3 से मल्टीप्लाई है स्टोइचोमेट्री में, तो बेटा यहाँ पर x नहीं होगी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की, वो 3x होगी। अब बेटा अगर मैं रेट ऑफ ए निकालना चाहूँ माइनस डी ए अपॉन डी टी, तो बेटा वो मेरा होगा माइनस डी, फाइनल कंसंट्रेशन ए नोड माइनस 2x माइनस ए नोड इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। तो बेटा ए नोड से ए नोड कट जाएगा, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो आपका आएगा 2dx अपॉन dt। तो बेटा जो रेट आया है रिएक्टेंट का वो आया है 2dx अपॉन dt। बेटा सिमिलरली अगर मैं निकालना चाहूँ रेट ऑफ प्रोडक्ट यानी कि db अपॉन dt, प्रोडक्ट का रेट कभी माइनस का होता नहीं है तो माइनस लगाना नहीं है बेटा। अब बेटा देखिए फाइनल कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की वो 3x है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपके प्रोडक्ट की है वो 0 है, और अपॉन में dt। तो बेटा tb अपॉन dt जो आपका आया है वो बेटा आपका आया है 3dx अपॉन dt। तो बेटा हमने a का रेट यानी कि रिएक्टेंट का रेट और b यानी कि प्रोडक्ट का रेट निकाल लिया है। बेटा अब उसने पूछा है क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैंने आपको बेटा पिछली सिखाया पीछे ही कि dx अपॉन dt जो है वो पूरा आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो बेटा यहाँ पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो dx अपॉन dt आ रहा है वो एक बार आ रहा है माइनस डी ए अपॉन डी टी और इक्वल टू 2dx अपॉन dt। तो बेटा अगर मैं इसको अपॉन में भेज दूं तो dx अपॉन dt बन जाएगा माइनस, तो बात की बात है पहले 1 अपॉन 2 माइनस डी ए अपॉन डी टी। सिमिलरली बेटा यहाँ पर dx अपॉन dt अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा 1 अपॉन 3 db अपॉन dt। तो बेटा जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आया है dx अपॉन dt वो आपका आएगा बच्चे 1 अपॉन 2 माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन 3 डी बी अपॉन डी टी। देखिए बेटा आपके सामने एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल और आया है, 2a प्लस 3b से बन रहा है 5c। इस बार दो रिएक्टेंट हैं a और b, वो मिलकर के बना रहे हैं एक प्रोडक्ट c। तो बेटा इसमें रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि dx अपॉन dt निकालना है। तो बेटा देखिए जब रिएक्शन
टी इक्वल टू 0 सेकेंड होगा, तो बेटा तब आपका ए रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन होगी वो होगी ए नोड, बी की होगी बी नोड, प्रोडक्ट का नामो निशान ही नहीं होगा तब तक। टी टाइम के बाद बेटा ए नोड में से एक्स मोल डिसोसिएट होंगे, बी में से भी एक्स मोल डिसोसिएट होंगे और प्रोडक्ट के एक्स मोल्स बन जाएंगे। लेकिन बेटा इक्विलिब्रियम में हमने सीखा था कि स्टोइचियोमेट्री जो होती है उसको भी मेंशन करना पड़ता है। तो ए नोड माइनस 2x, बी नोड माइनस 3x और x की जगह 5x क्योंकि उसके आगे कोफिशिएंट 5 है। अब बेटा अगर मुझे निकालना है रेट ऑफ रिएक्टेंट A, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर आएगा माइनस डी, आप जानते हैं ए नोड माइनस 2x माइनस ए नोड हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर ए नोड से ए नोड कट हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो बेटा ये आएगा 2dx अपॉन डी टी। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी जो आएगा वो आएगा 2dx अपॉन डी टी। तो बेटा सिमिलरली अगर मैं यहाँ से dx अपॉन डी टी निकालना चाहूँ पिछले क्वेश्चन की तरह, तो बेटा ये 2 जो है अपॉन में चला जाएगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस डी ए अपॉन डी टी। बेटा सिमिलरली अगर मैं बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकालना चाहूँ, ठीक है ना, रेट निकालना चाहूँ, तो बेटा माइनस डी बी अपॉन डी टी बराबर होगा माइनस डी बी नोड माइनस 3x माइनस बी नोड अपॉन डी टी। बी नोड से बी नोड कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बेटा ये आ जाएगा 3dx अपॉन डी टी। बेटा अगर इस 3 को अपॉन में भेज दो तो dx अपॉन डी टी आ जाएगा 1/3 माइनस डी बी अपॉन डी टी। बेटा सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकालूंगा तो डी सी अपॉन डी टी जो आएगा मेरे पास वो आएगा बेटा डी अपॉन डी टी, पहले कंसंट्रेशन 0 थी, फाइनल 5x है, तो 5x माइनस 0 यानी कि 5dx अपॉन डी टी बराबर होगा डी सी अपॉन डी टी के, यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्ट के। बेटा ये 5 अपॉन में चला जाएगा तो dx आएगा, dx अपॉन डी टी आएगा आपका 1 अपॉन 5 डी सी अपॉन डी टी। बेटा आपने एक चीज गौर करी कि इनके आगे जितने नंबर से मल्टीप्लाई थी इनका dx अपॉन dt जो आया है उसमें यही नंबर 1 अपॉन में है। तो देखिए dx अपॉन dt जो एक आया वो आया बेटा 1 अपॉन 2 माइनस डी अपॉन dt, यानी कि रिएक्टेंट का रेट और 1 अपॉन 2। बेटा सिमिलरली जो 3b के लिए dx अपॉन dt आया है वो आया है माइनस डी बी अपॉन डी टी और 1/3। तो बेटा अगर C की बात करें तो उसका जो dx अपॉन dt आया है वो आया है dc अपॉन dt और 1 अपॉन 5। बेटा इससे आप सीख गए होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे निकालना है। बेटा इस क्वेश्चन को देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना, उस कॉन्सेप्ट के साथ विद इन अ सेकंड के अंदर, ठीक है। तो बेटा देखिए आपको इस बार दिया है कि अल्फा ए प्लस बीटा बी से बन रहा है गामा सी। ये अल्फा बीटा और गामा जो है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं और आपको dx अपॉन dt निकालना है। बेटा मैंने आपको भी सिखाया कि अगर हम a के लिए निकालेंगे dx अपॉन dt, बेटा वो बराबर होगा माइनस डी ए अपॉन डी टी और जो ये कोफिशिएंट है ये 1 अपॉन की फॉर्म में होगा, तो 1 अपॉन अल्फा। बेटा सिमिलरली अगर हम निकालना चाहते हैं dx अपॉन dt b की फॉर्म में, तो बेटा वो होगा माइनस डी बी अपॉन डी टी 1 अपॉन बीटा। और बेटा अगर हम सिमिलरली निकालना चाहते हैं dx अपॉन डी टी सी की फॉर्म में, तो बेटा dx अपॉन डी टी होगा डी सी अपॉन डी टी और 1 अपॉन गामा। तो बेटा ये शानदार कॉन्सेप्ट आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और वीडियोस लाएं, ठीक है ना, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सपोर्ट करो, ठीक है।